नमस्कार। आज से राष्ट्रीय का भाग 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी पिछड़ी और अर्ध सामंती। इनमें से नकद फसल कौन है? कपास। किस वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? 1921 को। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तृतीयक। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्राथमिक। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1881। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? जमींदारी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? मिश्रित। देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी बहुत पिछड़ी स्थिति। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी 1951 में। परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था? श्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था है खुली हुई अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी इनमें से सभी। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। द्वितीयक। 1947-48 के में व्यापार संतुलन था 14 करोड़। अंग्रेजों ने भारत में आकार किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर थी 17%। भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी 72%। देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था जमींदारों द्वारा। भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था 1853 में। सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था 1869 ईस्वी। स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? इंजीनियरिंग। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था दादाभाई नौरोजी ने। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था अहमदाबाद में। एक अंक वाले प्रश्न। अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। उत्तर। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रयोग के लिए कैसे करें? आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कारखाने में कार्यरत। अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जो दुर्लभ संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है। दुर्लभता का क्या अर्थ है? मांग की अपेक्षा पूर्ति की सीमितता दुर्लभता कहलाती है। उपभोग क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यकता व सेवाओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। आर्थिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है? वे गतिविधियां जो आजीविका अर्जित करने हेतु की जाती हैं। गैर आर्थिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है? वे गतिविधियां जो धन सृजन से संबंधित नहीं है। लघुत्तरीय प्रश्न। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है? अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी सहायता से समझा जा सकता है। यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। उदाहरण के लिए उत्पादन, उपभोग आदि आर्थिक क्रियाओं में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व इस प्रकार है। उपभोग को अंतर्गत सांख्यिकी भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं
यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने एवं जीवन स्तर को सुधारने के उपयोगी में सहायक सिद्ध होते हैं। उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी एवं सहायक हैं, क्योंकि इनके आधार पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। वितरण के अंतर्गत सांख्यिकी उत्पादन के विभिन्न कारकों के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने से सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। सांख्यिकी महत्वपूर्ण कार्य करती है जो इस प्रकार है। आर्थिक समस्या को समझने में सहायक। किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। तथ्यों को यथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथनों को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे माध्य, प्रसरण आदि के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। ये संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी आंकड़ों में लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो उन सबकी आय को याद रख पाना असंभव है। फिर सांख्यिकी रूप में प्राप्त संक्षिप्त अंकों जैसे औसत आय को याद रखना आसान है। इस प्रकार सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंधी की स्थापना करती है। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों का ज्ञान करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री की रुचि यह जानने में हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा सकता है। जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार के परस्पर संबंध विद्यमान हो, इस प्रकार का कोई परस्पर संबंध विद्यमान है या नहीं, इसे उन आंकड़ों की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से सत्यापित किया जा सकता है। सांख्यिकी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। सांख्यिकी विधियाँ ऐसी उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता देती है जिनमें आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। सांख्यिकी विषय के सीमाओं को उल्लेख कीजिए। सांख्यिकी विषय की कुछ सीमाएं जो इस प्रकार है। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, बल्कि एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन सांख्यिकी केवल तथ्यों का सामूहिक रूप से अध्ययन करती है। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी संख्या के अभिव्यक्ति की जाती है। सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी नियम केवल औसत पर ही सत्य उतरते हैं। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के नियम हमेशा सत्य होते हैं, किंतु सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से शुद्ध एवं विश्वसनीय नहीं होते। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही संभव है। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकी विधि के प्रयोग के लिए सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं। आंकड़ों की एकरूपता या सजीवता। जिन आंकड़ों की तुलना करनी हो उनके लिए यह अति आवश्यक है कि उनमें एकता एवं सजीवता के गुण हों। विजातीयता होने पर आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती है। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।